May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening. Please have a seat. Thank you, sir. विजय Yes, sir. विजय आप राजस्थान से हैं Yes, sir. और ये आपका 5वां प्रयास है सिविल सेवा परीक्षा में और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है हिंदी लिटरेचर। आपने ग्रेजुएशन किस साल कंप्लीट की है अपनी? 2018 में, सर। ठीक है, और आपने साइंस में Yes, sir. अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो फिर आप हिंदी लिटरेचर की तरफ कैसे मुड़ गए? सर, हिंदी लिटरेचर की तरफ मुड़ने का जो सवाल है, उसमें बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, तो मैं सोच रहा था कि कौन से ऑप्शनल एक अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा स्कोर आ रहा है और किस में मेरा एक इंटरेस्ट है। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं जीएस से हट के कुछ एक ऐसा ऑप्शनल लेना चाहता था, जिसमें थोड़ा-सा मैं अपना मेंटली है अच्छे से पढ़ सकूँ, इसको एन्जॉय कर सकूँ। तो इसलिए सर मैंने हिंदी साहित्य ले लिया। अच्छा, आपको क्रिकेट देखना और खेलना दोनों पसंद है। यस, सर। तो एक क्रिकेट टीम में आपका क्या रोल होता है? सर, एक क्रिकेट टीम में मैं जनरली ऑलराउंडर के तौर पे खेलता हूँ हुँ। और मैंने लीडरशिप रोल भी निभाया है क्रिकेट की हुँ। टीम में। अच्छा, आप कैसे ऑलराउंडर हैं? बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर? सर, मैं बैटिंग ऑलराउंडर मानता हूँ खुद को। अच्छा, आप कुछ ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर्स के बारे में बता सकते हैं जो कि महान खिलाड़ी रहे हैं? सर, बैटिंग ऑलराउंडर में महान खिलाड़ियों में कपिल देव, इयान बोथम और इमरान खान। ये तीनों बैटिंग ऑलराउंडर हैं? सर, मुझे लगता है इयान बोथम और इमरान खान बैटिंग ऑलराउंडर है। इमरान खान बॉलिंग ऑलराउंडर है। और कपिल देव? हाँ, सॉरी सर, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, मुझे लगता है। हाँ। बैटिंग ऑलराउंडर में सर अभी वर्तमान में हार्दिक पांड्या को बैटिंग ऑलराउंडर कहेंगे हुँ, हुँ। और नीतीश रेड्डी, इसके अलावा बेन स्टोक्स। मैंने महान खिलाड़ियों के नाम बोले हैं, अगर आप कुछ गिना सकते हैं जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं? सर, साउथ अफ्रीका से लॉन्स क्लूजनर थे। हुँ, हुँ। उन्हीं के देश के एक और हैं महान बैटिंग ऑलराउंडर। सर, सोन पोलक, सॉरी, जैक कोलिस। ठीक है। फ्लाई स्लिप क्या होता है क्रिकेट में? कौन-सा पोज़ीशन होता है क्रिकेट फील्ड पे फ्लाई स्लिप? सॉरी सर, मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन थर्ड स्लिप के बाद जो गली के पास स्लिप रखी जाती है, मुझे लगता है वो फ्लाई स्लिप होनी चाहिए। कितने तरीके से आप आउट हो सकते हैं क्रिकेट में? गिनाते जाइए। यस सर, क्रिकेट में बोल्ड आउट हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू, कैच, इसके अलावा रन आउट, हुँ। इसके अलावा हम यदि बॉल को यदि बॉल रन कर रहे हैं और यदि बॉल बीच में आई और उसको रोक लिया, उसको मैं याद नहीं कर पा रहा क्या बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा भी आउट हो सकते हैं हम। अच्छा, हाँ। टाइम आउट क्या होता है? सर, टाइम आउट अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आईसीसी ने रूल बनाया था कि एक 1 मिनट के अंदर बैट्समैन को पोजीशन लेनी होगी ग्राउंड में आके। यदि उसमें नहीं ले पाता है तो उसमें टाइम आउट हो जाएगा। लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यस सर, आईसीसी के रूल्स के अनुसार जो ओडीआई गेम्स होंगे डोमेस्टिक लेवल पे, उन्हें लिस्ट ए कहा जाएगा और टेस्ट क्रिकेट को फर्स्ट क्लास कहा जाता है। टेस्ट मैचेस जब शुरू हुए थे, तो कितने दिनों के हुआ करते थे? सर, शुरू में तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बाद में 6 दिन के हुए थे और बाद में 5 दिन के हो गए थे। अच्छा। यस सर। उम, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में खेल-कूद को बढ़ावा देना यस सर। पड़ा एज़ अ सिविल सर्वेंट, जी। तो आप ऐसे 2 स्टेप्स बताइए, बड़ा ब्रीफली बताइए, जो आप लेंगे। सर, पहला स्टेप मैं लूँगा, ब्लॉक लेवल पे एक स्टेडियम होना चाहिए फर्स्ट क्लास, वो ठीक है। एक तरीके का। दूसरा सर, मैं स्कूलों को जोड़ लूँगा। हुँ। एक पूरा चैनल बना लूँगा कि स्कूल के बच्चे कैसे ब्लॉक लेवल तक खेलेंगे और जिला लेवल तक खेलेंगे। ठीक। धन्यवाद विजय। थैंक यू सर। ये कृषि पे टैक्स लगना चाहिए यानी कृषि इनका आय पे? सर, कृषि पे टैक्स लगाया जा सकता है, जो किसान जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो उनको हम टैक्स ब्रैकेट में शामिल कर सकते हैं सर। लेकिन सर 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो जनरली अधिकांश किसान हम इस कैटेगरी में नहीं मार पाएँगे सर। हुँ। अच्छा, आपने अपने ऑप्शंस जो दिया है उसमें आईएएस को और आईपीएस को अलग-अलग, जैसे आगमुट को आपने उसमें 3 दिया है, इसमें 2 दिया है, ऐसा क्यों किया है? सर, मैंने जब सीनियर्स से और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे डिस्कशन करा, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए आगमुट कैडर बेटर है, लेकिन यदि आईएएस के लिए प्रॉपर कैडर बेटर रहेगा, तो उन्होंने फिर पंजाब की सलाह दी, तो पंजाब डाल दिया सर।
एक कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग क्या है? उन्होंने आपको एडवाइस उस पर ही उसी लिए दिया होगा कि दिल्ली अगमुट में ये है, तो हाँ, क्या है वो? यस सर, कमिश्नरेट के सिस्टम के बारे में बताया था उन्होंने कि जनरली जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहाँ पे आईपीएस या एसपी के पास मजिस्ट्रियल पावर आ जाती है, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है बजाय कि हम डीएम के साथ मीटिंग करेंगे उसके हिसाब से। तो राजस्थान में म्यूज़िक की विशेषताएँ बतलाइए। वो तो बड़ा कलरफुल प्रांत है वो। यस 2-4 सर, हाँ, राजस्थान का जो म्यूजिक है, लोक संगीत जिसे हम कहेंगे, फोक म्यूजिक, उसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि जो मारवाड़ी लैंग्वेज है वो एक वहाँ पे काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा जो म्यूजिक है उसमें जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल करे जाते हैं, सारंगी, अलगोजा और तबला, इसके अलावा जैसे एक और बीन, तो ये इसके लोक संगीत को अच्छा बनाते हैं। तीसरी विशेषता इसके साथ जो नृत्य प्रोग्राम होता है उनमें जो कलरफुल ड्रेसेस पहनी जाती है, तो इसके कारण लोक संगीत सर काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेज़र्ट फेस्टिवल किस महीने में होता है? यस सर, डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव हम कहें तो वो जनरली सर्दियों के टाइम, फरवरी के टाइम पे होता है सर। वो कोई डेट फिक्स्ड होता है या क्या है उसका? कैसे उसको उस डेट को तय करते हैं? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में किस आइडिया नहीं। प्रांत में होता है? किस जगह पे होता है वो? सर मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है सर। एक ही सिर्फ़ जैसलमेर में या और भी कई जगह होता है? सर उसके अलावा इसको मारवाड़ महोत्सव के नाम से जोधपुर में भी करा जाता है। नहीं, उसमें अलग-अलग फ़ॉर्म में होता है। एक जगह घोड़ों का वो होता है, एक जगह नृत्य होता है, वो अलग-अलग जगह पे होता है। जैसलमेर, जोधपुर 2-3 जगह फैला होता है। एनीवे, अच्छा ये बताइए ये फार्मर कृषि का जो विरोध है, ये कानूनों के खिलाफ, इसमें क्या आपको लगता है? वो अब जैसे अब वो लोग कह रहे हैं कि पूरे भारत को इसमें पूरे भारत की कृषि को इसमें शामिल होना चाहिए। सभी लोगों को ये अफ़ेक्ट करता है क्या एमएसपी? सर एमएसपी का जो डेटा है उसके अनुसार 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं, और जनरली पंजाब और हरियाणा किसान ज़्यादातर इसमें शामिल है। तो पूरे भारतवर्ष के किसान एमएसपी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं सर। नहीं, उनको चाहिए भी या नहीं? उनके प्रांत डिसाइड करेगा। यस सर। वो स्टेट सब्जेक्ट वो तो उसका प्रांत डिसाइड करेगा हमारे अपने फार्मर्स को देना है या नहीं देना है। ये क्यों उनके लिए कह रहे हैं कि साहब आप भी शामिल हो जाओ, आप भी शामिल, इसको क्या फ़ायदा, क्या लाभ है और लोगों को इससे? सर जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो इसलिए किसान बाकी राज्यों को शामिल इसलिए करवाना चाहते होंगे कि ताकि पूरी एक यूनाइट एग्रीकल्चर किसानों की एक फोर्स बन सके या फिर एक आंदोलन को एक मजबूती दी जा सके सर। 3 क्रिमिनल कानूनों में अभी का बदलाव लाया गया, नया कानून ही बन गया। यस सर। दोनों में क्या पुराने के जो लॉ हमारे होते थे आईपीसी, सीआरपीसी उनमें और बीएनएस वगैरह इसमें क्या कोई अंतर आपको पता है? क्या मुख्यतः क्या अंतर लाया है इसने? सर इसमें मैं डिटेल में इतना बता नहीं पाऊंगा सर, लेकिन एक प्रावधान मुझे याद आ रहा है कि पुलिसकर्मी अब रिकॉर्ड करेंगे जहाँ भी जांच करेंगे, तो ये एक अच्छा प्रावधान है बीएनएस में। इसके अलावा सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इसमें राजद्रोह का भी उसको बदल दिया गया है, नया शब्द जोड़ा गया है उसकी जगह। तो सर मैं इतना ही बता। कितने टाइगर रिजर्व्स हैं राजस्थान में? सर राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। हम्म। कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट राजस्थान में, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? कोल्ड डेजर्ट क्या है और हॉट डेजर्ट क्या है? सर कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख का इलाका है भारत में उसे कहा जाता है, जबकि हॉट डेजर्ट जो ट्रॉपिकल एरिया में जो डेजर्ट आते हैं उन्हें हॉट डेजर्ट कहा जाता है सर। तो कोल्ड, जी सर, कोल्ड डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती है, इसलिए कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। जबकि हॉट डेजर्ट के अंदर पानी की कमी और एक हार्श क्लाइमेट के कारण जब वेजिटेशन डेवलप नहीं होती है तो उसे हम कोल्ड हॉट डेजर्ट। आखिरी प्रश्न बताइएगा, राजस्थान का किन किन राज्यों से मतभेद है इरिगेशन की क्षेत्र में? सर इरिगेशन के क्षेत्र में राजस्थान का मतभेद पानी को लेकर है। तो जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक तो इंदिरा गांधी नहर को पानी के बंटवारे को लेकर, इसके अलावा जो नर्मदा नहर परियोजना है उसमें राजस्थान और गुजरात को लेकर, इसके अलावा अभी ईआरसीपी का समझौता हो गया है लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईआरसीपी को लेकर एक मुद्दा था सर। हम्म, अच्छा ये बताएंगे सबसे कोल्ड क्षेत्र क्या है राजस्थान में, कौन सा है? सबसे ठंडा जगह कौन सा है? सर राजस्थान में सबसे ठंडी जगह माउंट आबू है सर। माउंट आबू है या चूरू है? हाँ सर ये हाँ, हाँ समझ बताइए। गए सर, वो जो चूरू का इलाका है वो सर्दियों में काफ़ी ठंडा हो जाता है सर। माइनस में चला आता यस सर। है। थैंक यू सर।
विजय, यस सर। आजकल फ्रीबीज का बहुत रिवाज है, यस सर। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? सर मुझे लगता है फ्री भी यदि कोई क्वालिफाइड होगी और उसका एक पर्पज़ है, वेलफेयर प्रोग्राम के तहत है और उसमें कोई रैशनल है, तो वो फ्रीबीज़ सही मानी जाएगी। लेकिन यदि पूरी पॉपुलेशन को यदि उसमें शामिल किया जाता है, तो सर वो फ्रीबीज़ गलत है सर। कुछ उदाहरण दीजिए। सर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि ऋण माफ़ी करें हम सारे किसानों की, तो वो एक फ्रीबीज़ है सर। लेकिन यदि हम बीमा सपोर्ट करें किसानों का, बीमा के अंदर इंश्योरेंस के रूप में, तो हम फ्रीबीज़ नहीं कहेंगे उन्हें। या फिर जैसे महिलाओं को यदि हम ये जो लाडली बहन है जैसी स्कीम्स है, उनमें यदि महिलाएँ जो ज़रूरतमंद महिला है यदि उनको हम ये जो भी पैसा दिया जा रहा है वो देंगे, तो हम उन्हें फ्रीबीज़ नहीं कहेंगे सर। अ, राजस्थान के बारे में अगर बात करें, तो 3 मेन चैलेंजेस जो राजस्थान में आज की तारीख में हैं, क्या होंगे? जी सर। राजस्थान में सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि लैंड डिग्रेड हो रही है और अरावली का जो खनन है, उसके कारण डेज़र्टिक जो रेत है वो पूर्वी राजस्थान की तरफ आ रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज सर अनएम्प्लॉयमेंट का है और तीसरा सर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, वो काफ़ी कम है सर। तो अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा टू एड्रेस ये चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए? यस सर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को एड्रेस करने के लिए सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, वो सर जैसे राइजिंग राजस्थान अभी समिट हुआ, तो उसके अंदर जितने भी एमओयू साइन हुए उन्हें धरातल पे उतारना होगा सर, ताकि ग्राउंड लेवल पे इंडस्ट्री पहुँचे या सर्विस सेक्टर के जो भी स्टार्टअप्स है वो पहुँचे। दूसरा सर ये जो डेजर्ट है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे। तीसरा सर अरावली खनन को रोका जाना चाहिए, तो इसको लेकर जो भी टास्क फोर्स है या जो भी स्पेशल फोर्स या माफिया को रोकने के लिए पुलिस का जो भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना है, सर वो मैं करूँगा। आपने अपनी लाइफ में कभी कोई एथिकल डायलेमा फेस किया है? सर फेस किया लेकिन एग्ज़ाम्पल्स याद नहीं आ रहे मुझे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, मान लीजिए आपको जिला कलेक्टर के तौर पे एक जगह आपकी नियुक्ति होती है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल त्रासदी हो जाती है, यस। जैसे भोपाल गैस त्रासदी या कोई तेल लीक की इस तरह की घटना, तो उस समय आप किस तरह से उस चीज़ के क्या प्राथमिकता रहेंगी, कैसे उस चीज़ स्थिति को संभालेंगे आप, क्या आपके एक्शंस रहेंगे? जी सर, यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हो गया और कोई लीकेज हो गया है, तो मैं सबसे पहले कंपनी का जो मैनेजमेंट है उससे कॉन्टैक्ट करूँगा और मैं उनसे जानूँगा कि स्थिति कितनी गंभीर है और यदि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स लेने हैं या आस-पास के लोगों को इवैक्यूएट करना है वहाँ से, वो सर वो स्टेप मैं तुरंत लूँगा। इसके अलावा एम्बुलेंस वहाँ पे भेजना, डॉक्टर्स की टीम भेजना और जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उससे यदि मैं वो लीकेज नहीं रुक पा रहा या फिर आगजनी घटना संभावना बढ़ गई है, तो कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के रिगार्डिंग जो भी एक्सपर्ट होंगे, उन्हें ऑन द स्पॉट भेजूँगा सर। अच्छा, जिस जिले में आपको जिला कलेक्टर बनाया गया, वहाँ पे पानी की समस्या का आप निदान कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। उसमें कुछ आपने प्रबंध किए हैं, तो आपके रिश्ते नातेदार आपके पास आ गए हैं और वो आपसे चाह रहे हैं कि आप पहले पानी उनको मुहैया कराएँ या आस-पड़ोस के लोगों को, अपने जान-पहचान वालों को दें। तो ऐसी स्थिति में और आपके माता-पिता का या परिवार वालों का भी दबाव आ रहा है कि जान-पहचान वालों को पहले सहायता की जाए। तो ऐसी स्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? सर यदि ज़िले का जो प्रोजेक्ट है, वो पूरे ज़िले के लिए है, तो मुझे लगता है कि ज़िले में जैसी प्रायोरिटी के आधार पे हम पानी पहुँचा रहे हैं, सर वैसे ही पहुँचाऊँगा मैं। और चूँकि रिश्तेदारों तक देर-सवेर परियोजना लागू होगी तो पानी पहुँच ही जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए सर। अच्छा, राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से चीन के द्वारा युद्ध की ज़्यादा आशंका है या पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण होने की? किस तरफ से युद्ध छिड़ने की ज़्यादा संभावना है और क्यों आपको ऐसा लगता है? सर राजस्थान के बॉर्डर पे तो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने की संभावना ज़्यादा है। हालाँकि ऐसी अपडेट आई थी कि जो सिंध का या पंजाब का इलाका है, वहाँ पे चीन भी अपनी कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, तो चीन और पाकिस्तान मिलके भी हमला कर सकते हैं सर। अच्छा, अभी आपने कहा कि कोई भी फ्रीबीज़ जो है, सारी जनता को नहीं देना चाहिए, उसमें चुनना चाहिए, चुनने के आधार पे देना चाहिए। यस सर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम चुनने की प्रक्रिया में जाते हैं, कि हम लोगों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, इनको हम ये चीज़ देंगे, इनको नहीं देंगे, तो उससे करप्शन का जन्म जन्म होता है?
जैसे महिलाओं को आपको कोई सुविधा देनी है, जैसे अगर बस में कहीं पे उन्हें फ्री ट्रैवल अलाउ करना है, अगर आप उनके कार्ड्स बनाने लग जाएँगे तो क्या उससे रिश्वत और वो करप्शन की एंट्री नहीं हो जाती? उसके बजाय आप एक साथ सबको अलाउ कर देते तो क्या ये एक सही निर्णय नहीं है? सर मुझे लगता है यदि करप्शन हो रहा तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट में दिक्कत है और वहाँ के अधिकारी भी इंटीग्रिटी पे सवाल है। तो मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन को सुधारने की भी होनी चाहिए कि वहाँ पे ईमानदार और हाई इंटीग्रिटी वाले लोग बैठे, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता सर। ठीक। थैंक यू सर। विजय, आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। हम आपसे पुनः मिलेंगे आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।